हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 6 के न्यू लॉन्गमैन विस्टास बुक के चैप्टर्स, और मैं आपको पढ़ा रहा था सोशल साइंस यानी कि SST। तो उसमें हमने बाकी चैप्टर्स तो पढ़ चुके थे हिस्ट्री के, और आज मैं आपको जो पढ़ाऊँगा वो चैप्टर नंबर 9 है, और इस चैप्टर का नाम है जो आपके सामने है, लाइफ इन टाउन्स एंड विलेजेस। ठीक है, तो आइए बिना देर किए मैं चैप्टर की एक्सप्लेनेशन को शुरू करता हूँ, और बिल्कुल लाइन बाय लाइन एक एक वर्ड मैं आपको बताऊँगा, एक एक लाइन को मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। आपको बस केवल ध्यान से सुनना है, और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लगे उसको आपको नोट डाउन करते जाना है। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका हेडिंग है फीचर्स ऑफ सेकेंड अर्बनाइजेशन। तो सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि अर्बनाइजेशन का मतलब क्या होता है। अर्बन का मतलब क्या होता है, URBAN। तो अर्बन का मतलब होता है शहर। ठीक है, एक होता है विलेज गांव, एक होता है टाउन कस्बा, एक होता है शहर। ठीक है, तो अर्बनाइजेशन का मतलब होता है शहरीकरण, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जब शहर की तरफ जाते हैं वहाँ पे जाकर के बस जाते हैं, वहाँ बस्तियाँ बना लेते हैं, कॉलोनीज़ बना लेते हैं, घर बना लेते हैं, और सोशली कनेक्टेड होकर के रहने लगते हैं। तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, अर्बनाइजेशन कहा जाता है। और ये अर्बनाइजेशन हुआ भी है, क्योंकि अगर अर्बनाइजेशन नहीं हुआ रहता तो केवल गांव ही गांव दिखाई देने चाहिए थे, विलेज ही विलेज दिखाई देने चाहिए थे। लेकिन आज आपको बड़े बड़े शहर दिखाई देते हैं, सिटीज़ दिखाई देती हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ दिखाई देती हैं। तो इन सब की शुरुआत कहाँ से हुई होगी, तो इन सब की शुरुआत हुई होगी विलेज से ही। विलेज से लोग क्या करते हैं, जा कर के अर्बनाइज होते हैं, शहरों में बसते हैं और बड़े शहर का निर्माण करते हैं। फिर इसमें लिखा है इंक्रीज्ड अग्रेरियन प्रोडक्शन। इसका मतलब क्या हुआ भाई, कह रहा है अराउंड द 6th century BCE। ठीक है, 6th century के आसपास। 6th century कहने का मतलब हुआ कि 2025 चल रहा है ना, उसमें से आप 1400 ईयर्स माइनस कर दीजिए। जब 1400 ईयर्स माइनस करेंगे तो वो समय आएगा, वो टाइम आएगा जिस टाइम की यह बात आपकी बुक कर रही है। तो क्या बता रहा है, पीपल स्टार्टेड यूजिंग आयरन टूल्स। तो ये जो समय था, ठीक है, इस समय के लोगों ने क्या किया कि वो आयरन टूल्स यानी कि लोहे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करने लगे। वी गेट एविडेंसेस ऑफ द ग्रोइंग यूज़ ऑफ आयरन एक्सेस। तो जब लोगों को लोहे के बारे में पता चला और लोगों ने आयरन को लोहे को इस्तेमाल करना शुरू किया, ठीक है, आज के 1400-1500 साल पहले की बातें कर रहा है, 1400 ईयर्स पहले की बात है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने डेली लाइफ के कामों के लिए, शिकार करने के लिए, कुछ काटने पीटने के लिए, उन्होंने आयरन के एक्सेस मतलब होता है कुल्हाड़ियाँ, कुल्हाड़ी, ठीक है, कुल्हाड़ियाँ बनाई। तो ये जो कुल्हाड़ियाँ हैं वो खुदाई करने पे, एक्सकवेशन करने पे मिली। उसी से पता चला कि उस ज़माने के लोग इसका यूज़ करते थे। कौन कौन से काम के लिए करते थे, फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट एरियाज एंड मेकिंग द लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर। वो किस लिए करते थे, तो वो करते थे फॉरेस्ट एरिया को क्लीन करने के लिए, जंगल के एरिया को काट करके वो अपने लिए रहने के लिए स्थान बनाते थे, और मेकिंग द लैंड सूटेबल फॉर एग्रीकल्चर, और जो ज़मीन थी उसको सही करके, ठीक है, उसको जोत करके, सॉइल को टर्नओवर करके एग्रीकल्चर के कामों के लिए यूज़ करने के लिए वो किया करते थे। ठीक है, इसको प्लाउ करना कहते हैं, खेत जोतना कहते हैं। दिस हेल्प्ड ग्रेटली इन इंक्रीजिंग द एग्रीगेशन प्रोडक्शन। और ये जो काम उन्होंने किया कि सॉइल को टर्नओवर किया, जंगलों को काटा, ज़मीनें साफ़ की, तो इससे क्या हुआ कि उनको एग्रीकल्चर करने के लिए, ठीक है, पर्याप्त मात्रा में लैंड यानी कि ज़मीन मिल गई, और खेती बाड़ी के काम के लिए, और होने लगा खेती बाड़ी का काम। उससे क्या हुआ कि अनाजों का यानी कि क्रॉप्स का प्रोडक्शन होने लगा। द यूज़ एंड इरिगेशन। ट्रांसप्लांटेशन का मतलब क्या हुआ, रोपना, रोपण,
यानी कि लगाना, ठीक है, पौधा रोपा जाता है, ठीक है। एंड इरिगेशन, इरिगेशन का मतलब होता है सिंचाई, यानी कि उसको वाटरिंग करना। आप कोई भी पौधा या पेड़ लगाते हैं तो उसको आप वाटर तो देते हैं, पानी देते हैं। तो जब बहुत बड़े लेवल पे आप लगाएंगे, ठीक है, और बड़े लेवल पे आप जब पानी देते हैं, पूरा एक फील्ड ही आप अगर लगा दिए, जैसे इसमें गेहूं बोया गया होगा, ठीक है, तो आओ खेतों में पानी चल रहा होगा क्योंकि धूप तेज़ हो रही है, तो उसी को वाटरिंग कहते हैं, सिंचाई करना कहते हैं। ऑल्सो इंक्रीज द प्रोडक्शन। तो ट्रांसप्लांटेशन से और सिंचाई से जब ये फैसिलिटीज़ मिली तो खेतों में अनाज यानी कि प्रोडक्शन और बढ़ गया। सेवरल कैनाल्स, वेल्स एंड टैंक्स, और इरिगेशन के और भी सोर्स प्रयोग किए गए। कैनाल्स का मतलब होता है नहर, नहरें बनाई गई। उम्मीद है कि आप लोग नहर समझ रहे होंगे। वेल्स, कुएं खोदे गए, और टैंक यानी कि तालाब बनाए गए। तो बहुत से जगहों में पूरे इंडिया में अगर आप देखेंगे तो यूपी में ही, अगर मैं यूपी में रहता हूँ तो मैं यूपी का एग्जांपल आपको देता हूँ। यूपी में कुछ जो सिंचाई होती है, खेतों में जो पानी पहुँचाया जाता है, तो जो वेस्टर्न यूपी का इलाका है, ठीक है, वहाँ नहरें ज़्यादा हैं, नहरों से पानी पहुँचाया जाता है। और जो ईस्टर्न यूपी है, आपका पूर्वांचल का इलाका है, लखनऊ से लेकर के और आपका बनारस यानी बिहार बॉर्डर तक, ठीक है, वाराणसी बलिया तक का जो इलाका है, जो पूर्वांचल जिसे कहते हैं, उधर आपके क्या करेंगे तो ट्यूबवेल मिलेंगे, नलकूप मिलेंगे, बोरिंग किया रहेगा और उससे पानी निकलता है तो खेतों में सिंचाई के रूप में पहुंचाया जाता है, ठीक है। और यहीं आप अगर मध्य प्रदेश में जाएंगे या साउथ इंडिया में जाएंगे तो, और या फिर आप बंगाल चले जाइए, तो वहाँ तालाब से भी सिंचाई होती है। वे क्या करेंगे कि बड़े बड़े तालाब बनाए रहते हैं और उससे पानी निकाल करके और सिंचाई, इरिगेशन का काम करते हैं। बहुत जगह कुआं रहता है, कुएं से पानी निकाल के लोग सिंचाई का काम करते हैं। तो ये धीरे धीरे ये सभी चीज़ें डेवलप हुई। इंक्रीज इन ट्रेड, तो जब सिंचाई होने लगी, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स उगाई जाने लगी, मार्केट में क्रॉप्स बेची जाने लगी होंगी, उससे प्रोडक्शन बढ़ा होगा, तो धीरे धीरे बिजनेस में भी बढ़ोतरी हुई। ट्रेड भी बढ़ा, व्यापार भी बढ़ा, बिजनेस भी बढ़ा, सामान की खरीद खरीद फरोख्त भी बढ़ी और लेन देन भी बढ़ा। एंड इंक्रीज इन एग्रेरियन प्रोडक्शन, कृषि से रिलेटेड, खेती किसानी से रिलेटेड प्रोडक्ट यानी कि अनाज वनाज जब ज़्यादा उगने लगे। एंड ग्रोथ इन आर्ट एंड क्राफ्ट, और आर्ट और क्राफ्ट यानी कि कला में भी जब क्या होने लगा, ये बढ़ोतरी होने लगी। क्रिएटेड फेवरेबल कंडीशन फॉर ग्रोथ ऑफ द ट्रेड, तो इससे एक फेवरेबल कंडीशन पैदा हुई, अच्छी खासी स्थिति पैदा हुई, ठीक है, माहौल बना उसके लिए। किसके लिए? ग्रोथ ऑफ ट्रेड, ये ट्रेड के विकास के लिए, यानी कि ट्रेड मतलब व्यापार होता है, बिजनेस होता है, उसके विकास के लिए रास्ते खुलने लगे क्योंकि मार्केट तैयार होने लगा ना, खेती किसानी होने लगी, अनाज पैदा होने लगा, तो अनाज खरीदने बेचने के लिए मार्केट बनने लगे। और जब मार्केट एक बार किसी चीज़ का बनता है तो उससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मार्केट में आ जाती हैं, सब्सिडरी काम भी होने लगते हैं, ठीक है, दाएँ बाएँ भी काम होने लगते हैं। पीपल फ्रॉम विलेजेस सोल्ड देयर प्रोड्यूस टू द टाउन्स, गांव में जो लोग पैदा करते, गेहूं, चावल, आलू, मक्का, जो भी अनाज पैदा करते, वो मार्केट में ले आकर के क्या कर देते, टाउन में ले आकर के बेच देते। तो इससे विलेज से लेके टाउन तक लोगों का आना जाना शुरू हो गया। वी गेट एविडेंसेस ऑफ बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल ट्रेड, तो इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड के एग्जांपल और एविडेंसेस हम अपने हिस्ट्री में पाते हैं। इंटरनल ट्रेड का मतलब यहाँ से है कि अपने कंट्री में ही व्यापार। उस ज़माने में 6th सेंचुरी में जो शहर या जो विलेज बसे होंगे वो आपस में ही व्यापार करते होंगे, अपने में ही व्यापार करते होंगे, बिजनेस करते होंगे। और कई बार ऐसा भी एग्जांपल मिला है हम लोगों को कि अपने देश के जो राजा थे उस टाइम के, वो दूसरे देश के राजा से भी बिजनेस करते थे, यानी उन राज्यों से भी व्यापार करते थे। जैसे चोला जो डायनेस्टी था, जो चोल राजवंश था, उसके व्यापारिक संबंध, बिजनेस रिलेशन किससे रहे थे, तो आपके इंडोनेशिया से थे, आपके भी ये बैंकॉक से थे, यानी थाईलैंड से थे,
और इंडो चाइनीज़ जितनी कंट्रीज़ हैं, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इन सब से उनके संबंध रहे हैं। ठीक है। और जब आपको ये कुषाणों का जो समय था, ठीक है, तो कुषाण से लेके बाकी जो मौर्यन का एग्जांपल आप लीजिए, मौर्य जो एम्पायर था उसके संबंध किससे थे? सीरिया तक के थे। सीरिया से व्यापार हुआ करता था। तो यही बात कर रहा है वो। न्यू रूट्स एंड लिंक्स वेर इस्टेब्लिश्ड। तो जब बिजनेस होने लगा, व्यापार होने लगा, तो नए नए रास्ते खोजे जाने लगे, रूट बनाए जाने लगे। भाई आखिर मान लीजिए, जब विलेज से आप टाउन में अपने सामान बेचने जाएंगे तो उड़ के तो जाएंगे नहीं, रास्ते से ही जाएंगे। तो जब बिजनेस ज़्यादा होने लगा तो आसानी से रास्ते बनाए जाने लगे, बढ़िया रास्ते बनाए जाने लगे जो हर वेदर में, हर मौसम में काम करते हों। लिंक वेर स्टेब्लिश्ड, लिंक भी क्रिएट किए जाने लगे बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड साउथ इंडिया। तो नॉर्थ इंडिया और साउथ इंडिया के बीच बिजनेस बढ़ने लगा। मेनी सेंटर्स इन साउथ इंडिया हैड ट्रेडिंग रिलेशंस विद द रोमन एम्पायर। वही जो मैं बात कर रहा था, साउथ इंडिया में बहुत से ऐसे राजा थे या उनके डायनेस्टीज थी, या वंश था, ठीक है, सम्राट थे, जिनके व्यापारिक संबंध किससे थे? रोमन एम्पायर से थे। रोमन एम्पायर कहाँ था? आज जो आपका इटली है, ठीक है, उसकी कैपिटल क्या है? रोम है। तो वहीं से सभ्यता शुरू हुई थी, वहीं से साम्राज्य शुरू हुआ था। वी ऑल्सो फाइंड एविडेंसेस ऑफ गिल्ड्स ऑफ ट्रेड्स एंड क्राफ्ट्समैन। हम जब हिस्ट्री पढ़ते हैं, चीज़ों को देखते हैं, तो एविडेंस मतलब सबूत, प्रमाण। हम ये भी पाते हैं व्यापारियों का समूह था, क्राफ्ट्समैन। जो क्राफ्टमैन का मतलब क्या होता है कि जो कोई चीज़ बनाता है, जैसे मान लीजिए बर्तन बनाया, कोई कोई पेंटिंग बनाया, कोई मूर्ति बनाया, कोई स्टैचू बनाया, कोई कुछ बनाया, तो उसको क्राफ्ट्समैन कहते हैं। ठीक है, कलाकार जो होते हैं, कलाकृति। दीज गिल्ड्स वेयर कॉल्ड श्रेणीज। तो ये लोग समूहों में रहते थे, ग्रुप में रहते थे, और जब एक ग्रुप में रहते थे तो उनको कहा जाता था, श्रेणी कहा जाता था। दीज गिल्ड्स प्रोवाइडेड ट्रेनिंग टू द न्यू क्राफ्ट्समैन। और ये गिल्ड क्यों बनाए जाते थे, ये लोग ग्रुप में क्यों रहते थे? क्योंकि इनका काम होता था, जो नए नए जो बिजनेस आते हैं, जो नए क्राफ्ट्समैन आ रहे हैं, ठीक है, उनके लिए सुविधा प्रोवाइड कराना था, उनको ट्रेनिंग देना था, सिखाना था, समझाना था, उनके लिए फंड की व्यवस्था, यानी कि रुपये पैसे की व्यवस्था करनी थी। एक्टेड एज बैंक एंड इन सम केसेस गेव ग्रांट्स टू टेम्पल एंड मॉनेस्ट्रीज। तो ये जो है कि नए व्यापारियों को ट्रेनिंग भी देते थे, जो बिजनेस करना चाहता था उसको सिखाते भी थे, और मंदिरों को और जो बौद्ध मठ थे उनको ये दान भी दिया करते थे। अब आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगली आपकी जो हेडिंग दी हुई है अगले पेज पे, टाइप्स ऑफ अर्बन सेंटर्स। तो ये बिजनेस के लिए जो नए नए शहर बन रहे थे, जो नए नए अर्बन सेंटर्स बन रहे थे, जो टाउन जो डेवलप हो रहे थे, जो कस्बे जो विकसित हो रहे थे, ये कितने टाइप के थे? तो ये पॉलिटिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन्स। तो ये टाउन कुछ प्रकार के होते थे। जो पहला टाइप होता था, जो फर्स्ट टाइप था, वो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हुआ करता था, यानी कि पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हुआ करता था। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ, एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है प्रशासन, यानी कि अगर कोई शहर है, कोई राज्य है, कोई स्टेट है, कोई कंट्री है, उसकी व्यवस्था कैसे चलेगी, क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए। ठीक है, डीएम ऑफिस कहाँ रहेगा, सीएम ऑफिस कहाँ रहेगा, लेजिस्लेटिव कहाँ रहेगी, मार्केट कहाँ रहेगा, सड़कें कैसे बनाई जाएं, ये जितनी जो व्यवस्था, जो फैसिलिटीज़ दी जाती हैं। अब कॉमन मैन के लिए, जनता के लिए क्या फैसिलिटीज़ होती हैं? सड़क मिलना, कम्युनिटी सेंटर मिलना, टेम्पल्स मिलना, मॉस्क मिलना, हॉस्पिटल्स मिलना, ठीक है, शॉपिंग मॉल्स मिलना। तो ये सब किसके लिए बनाया जाता है? ये सब जनता के लिए बनाया जाता है, हमारे आपके लिए बनाया जाता है। तो वही बात हो रही है। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव टाउन हुआ करते थे, वो ऐसे टाउन हुआ करते थे जहाँ व्यवस्था देखी जाती थी। ठीक है, ड्यूरिंग द सेकेंड अर्बनाइजेशन डिफरेंट काइंड्स ऑफ टाउन्स ग्रीव आउट ऑफ अर्लियर सेटलमेंट्स और विलेजेस। पुराने विलेज के जगह पे एक नए प्रकार के कस्बों का उदय हुआ, छोटे छोटे शहर बसने लगे,
उनको टाउन कहा जाने लगा, ठीक है। और ये होते क्या थे, ईच टाउन हैड ए डिफरेंट कैरेक्टर, हर टाउन का एक अलग अलग हिसाब किताब होता था। कुछ जो टाउन थे वो पॉलिटिकल यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर बने, जैसे कि वहाँ राजा रहा करते थे, राजा की सेना रहा करती थी, मिनिस्टर रहा करते थे, व्यवस्था संभालने वाले रहा करते थे। उन शहरों को पॉलिटिकल या एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर्स कहा गया। जैसे हस्तिनापुर था, ठीक है, राजगृह था। हस्तिनापुर आपका जो मेरठ का इलाका है आज का, राजगृह बिहार में पड़ता है। श्रावस्ती आपका यूपी में है। कौशाम्बी ये प्रयागराज इलाहाबाद के बगल में है। चंपा एंड, ठीक है, अहिछत्र। तो अहिछत्र मतलब जो बरेली का इलाका है उसको पहले अहिछत्र कहा जाता था। ये ऐसे टाउन थे जहाँ पे राजा रहता था, उसके ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स रहते थे, मिनिस्टर्स के बड़े बड़े ग्रुप रहते थे, बड़ी आर्मी रहती थी, और जो भी स्ट्रेटजी बनाई जाती थी वहीं पे बनाई जाती थी। अब नंबर आता है मार्केट टाउन का। मार्केट टाउन जो होते थे वो आपके मार्केट पर्पज़ के लिए ही बसाए जाते थे। उसमें व्यापारी लोग रहते थे। व्यापारी अपना जो सामान होता था उसको वहीं पे इकट्ठा रखते थे, जमा रखते थे, और मार्केट में सेल करते थे। मार्केट में सेल और बाई करने का काम होता था, ठीक है। और ये साधारण जो है कि टाउन हुआ करते थे। यहाँ जो मिनिस्टर्स होते थे वो नहीं रहते थे, ठीक है। और इस ऐसे टाउन्स का एग्जांपल आपके बुक में दिया है उज्जैन। उज्जैन जो है कि उस समय व्यापार का बहुत बड़ा केंद्र हुआ करता था, और हर चीज़ वहाँ पे मिलती थी, ठीक है। एग्रीकल्चर से जो बचता था, हर प्रकार के सामान बेचे खरीदे जाते थे। आगे आपका दिया रिलीजियस टाउन्स। तो रिलीजियस टाउन्स का मतलब क्या था कि ये ऐसे टाउन हुआ करते थे जो धार्मिक हुआ करते थे। धार्मिक से मतलब यहाँ पे टेम्पल्स हुआ करते थे, मंदिर हुआ करते थे, पुजारी लोग रहा करते थे, धर्म कर्म के काम हुआ करते थे, ठीक है। जैसे काशी और वैशाली। काशी है मतलब बनारस, तो बनारस कैसा शहर है, रिलीजियस है, धार्मिक शहर है, ठीक है। अयोध्या कैसा शहर है, धार्मिक शहर है। यानी मंदिर होने के नाते यहाँ पे सभी प्रकार के लोग नहीं बसते थे। जो धर्म कर्म से रिलेटेड लोग होते थे, जो पूजा पाठ वाले लोग होते थे, जो व्रत वाले लोग होते थे, जो भजन कीर्तन करने वाले लोग होते थे, वो जाके उस जगह पे बस जाते थे, क्योंकि उनको भगवान में विश्वास था और भजन कीर्तन अपना वो करते रहते थे। जिनको मार्केट से प्रेम था, जो बिजनेस करना चाहते थे, जो मार्केट में पैसा कमाना चाहते थे, जो मार्केट में अपने सामान बेचना चाहते थे, वो कहाँ जाके बसते थे, मार्केट टाउन के आसपास जा कर के बस जाते थे, क्योंकि वहाँ उनका काम होता था। फिर आपका दिया कोस्टल टाउन्स। ये कोस्टल टाउन्स क्या होते थे भाई, जो सी के किनारे, समुद्र यानी कि सी के किनारे जो एरिया होता था, ठीक है, जहाँ से फॉरेन कंट्री से सामान आता था। तो जिस ज़माने की ये बात कर रहा है, ठीक है, 6th सेंचुरी की, उस टाइम जो है कि इतनी फैसिलिटीज़ नहीं हुआ करती थी। तो अगर दूसरे कंट्री से बिजनेस करना होता था तो बाई बाई एयर जैसी कोई सुविधा तो थी नहीं, तो बाई वाटर ही आना पड़ता था। समुद्र के रास्ते, ओशियन के रास्ते आना पड़ता था, सी के रास्ते आना पड़ता था। तो जब आते थे लोग तो कहीं ना कहीं तो किनारा उनको मिलता था, रुकते थे, बोट से आते थे लोग, बड़े बड़े जहाज़ें हुआ करती थी। तो वही कहते हैं कि जो समुद्र तटीय जो इलाके होते थे, जो सी से सटे इलाके होते थे, उसको इसके रूप में डेवलप किया गया था, ताकि वहाँ पे एक पोर्ट के रूप में उसको डेवलप किया गया था। और इसके एग्जाम्पल आपको क्या दिए जाएंगे, जैसे सोपारा था, अरिका मेडू था, लिप्ति, तो ये सारे थे। अब आपका आगे है अर्बन सेंटर्स विद मेनी फंक्शंस। यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है वी हैव सीन दैट ईच टाउन हैड इट्स यूनिक फीचर। कह रहा है हमने अभी इसमें पढ़ा है कि हर टाउन का अपना अलग अलग यूनिक फीचर हुआ करता था। बट समटाइम्स अ सिंगल टाउन वॉज इम्पॉर्टेंट फॉर वैरायटी ऑफ रीजन्स। लेकिन कभी कभी क्या होता था कि कुछ ऐसे टाउन्स होते थे जिनमें वैरायटी के भी काम होते थे, यानी कि एक से ज़्यादा काम होते थे। लेट अस टेक अ लुक
एट वन सच अर्बन सेंटर्स तक्षशिला। एक ऐसे ही सेंटर का आपका एग्जाम्पल दे के यहाँ पे आपको समझाना चाहता है, और उस सेंटर का नाम क्या था? तक्षशिला। ठीक है, ये तक्षशिला क्या था भाई? वही चाणक्य की नगरी, जो आजकल आपका पाकिस्तान में है। रावलपिंडी के आसपास का जो इलाका है वो तक्षशिला के रूप में जाना जाता है। तक्षशिला इज सिचुएटेड 30 किलोमीटर नॉर्थ वेस्ट फ्रॉम मॉडर्न इस्लामाबाद इन पाकिस्तान। जैसा कि आपको मैंने अभी पहले बताया, तो पाकिस्तान में जो इस्लामाबाद से 30 किलोमीटर दूर है ये तक्षशिला। इट वॉज एक्सकवेटेड मेनी डिकेड्स एगो बाय सर जॉन मार्शल। जब खुदाई हुई तो इस जगह का पता चला था। हालांकि खुदाई से पहले भी, ठीक है, कई किताबों में इस शहर का जिक्र था। तक्षशिला वॉज एन एडमिनिस्ट्रेटिव सेंटर अंडर द मौर्यास। और तक्षशिला जो आपका शहर था, जो मौर्य एम्पायर हुआ करता था, जैसे जिस एम्पायर में चंद्रगुप्त मौर्य थे, अशोक हुए, ठीक है, बिंदुसार राजा हुआ, इतने महान महान राजा हुए, उस मौर्य वंश जो था तो उसके अंडर ही में तक्षशिला आया करता था। और उसके बाद से ये जो इंडो ग्रीक थे, कुछ ग्रीक कंट्री से आए हुए थे, और आपकी इसी एरिया में, यानी कि अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के एरिया में उन्होंने कुछ हिस्से पर कब्जा किया था और अपना शासन, अपना रूल वो चलाते थे। तो इन्हीं दोनों के अंडर में तक्षशिला शहर डेवलप हुआ, और वो था द सिटी बीइंग स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड ऑन द ट्रेड रूट बिटवीन नॉर्थ इंडिया एंड वेस्ट। और ये जो तक्षशिला था वो एक ऐसे रूट पर था कि तक्षशिला से होके आप जो आजकल, तब तो अफ़गानिस्तान था नहीं, तब तो पाकिस्तान था नहीं, तब तो आपका म्यांमार से लेकर के और आपका ईरान के बॉर्डर तक भारत हुआ करता था, क्योंकि अफ़गानिस्तान और ईरान का बॉर्डर मिलता है। रशिया तक भारत हुआ करता था, क्योंकि अफ़गानिस्तान का बॉर्डर रशिया से भी मिलता है, हुआ करता था। तो आजकल का जो आपका अफ़गानिस्तान है, तो अफ़गानिस्तान को जैसे आप पार करेंगे तो आप ईरान में जाएंगे, और फिर वहाँ से आपका मिडिल ईस्ट शुरू हो जाता है, और उससे होके आप तुर्की जाएंगे, और जैसे आप तुर्की पहुँचते हैं, तुर्की के बाद से आपका यूरोप शुरू हो जाता है। इधर अफ़गानिस्तान से जैसे आप रशिया पहुँचेंगे, यूरोप आपका शुरू हो जाएगा, क्योंकि रशिया का कुछ हिस्सा आपका यूरोप में पड़ता है और कुछ हिस्सा इसका एशिया में पड़ता है। तो इंडिया से हो करके अगर आपको यूरोप जाना था, यानी कि रोमन एम्पायर में जाना था, यूरोप में जाना था, तो उस ज़माने में तो यूरोप था नहीं, अगर आपको यूरोप जाना था, ठीक है, तो यही एक रास्ता था, और ये बहुत इम्पोर्टेंट रास्ता हुआ करता था। तो जितने राजा थे उस ज़माने में सभी इस पर कंट्रोल चाहते थे, तो मौर्य राजाओं ने इस पर कंट्रोल अपना किया हुआ था। ऑल्सो बिकेम अ मेजर ट्रेड सेंटर। इसलिए ये एक बहुत बड़ा ट्रेड सेंटर बन गया था। इट हैड फ्लोरिशिंग ट्रेड विद द रोमन एम्पायर। और इसी रास्ते से रोमन एम्पायर से, रोमन लोगों से बिजनेस हुआ करता था, व्यापार हुआ करता था। इट वॉज ऑल्सो अ ग्रेट सेंटर ऑफ रिलीजन लर्निंग। और रिलीजियस लर्निंग के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए, बुद्धिज़्म के लिए, बौद्ध धर्म को जानने के लिए, रिलीजियस लर्निंग लेने के लिए ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सेंटर था। वी फाइंड एविडेंसेस ऑफ सेवरल बुद्धिस्ट मॉनेटरीज हियर। और जब आप हिस्ट्री को पढ़ेंगे और ज़्यादा, तो आपको पता चलेगा कि उस एरिया में, तक्षशिला से रिलेटेड एरिया में, बहुत सारी आपको बौद्ध मठ यानी भी पाए जाएंगे या मिले हैं। द सिटी बिकेम द सेंटर ऑफ डिस्टिंक्ट स्टाइल एंड आर्ट नोन एज गांधार। और इस तक्षशिला में एक मूर्ति बनाने की कला डेवलप हुई, जिसको क्या कहा गया? गांधार आर्ट कहा गया, गांधार कला कहा गया। कुषाणों ने, जो कुषाण जो राजा हुआ करते थे, कुषाण वंश के जो राजा हुआ करते थे, कनिष्क वगैरह, तो उनके शासन में, उनके टाइम में भगवान बुद्ध की मूर्ति बनाने की एक कला विकसित हुई, एक टेक्निक विकसित हुई, जिसे गांधार आर्ट भी कहा गया। ठीक है, वो एरिया, गांधार जो आपका एरिया था, वो अफगानिस्तान पाकिस्तान में ही था, अफगानिस्तान में ही था। कांधार से गांधार हुआ है,
ठीक है। उसके बाद से आप कहते हैं कि उसके बाद अगली हेडिंग है सोर्सेज अबाउट द सिटीज़। ये कहना चाहता है बुक आपका कि हमें जो भी बातें हमने अभी पढ़ी हैं, जो भी बातें हमने जानी हैं, ये हमें कहाँ से मिली, ठीक है, किसने बताई ये बातें। भाई उस ज़माने में हम आप तो थे नहीं, ठीक है। 1400 पहले, 1400 ईयर्स पहले कौन जिंदा था? कोई नहीं जिंदा था। तो ये बातें उनको कैसे पता चली? तो कैसे पता चली उसी के बारे में बता रहा है। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज। आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज का मतलब होता है जब खुदाई की जाती है, जब ज़मीन खोदा जाता है और ज़मीन से कुछ पुराने ज़माने की चीज़ें निकलती हैं, तो लोग उसको स्टडी करते हैं, उस पर काम करते हैं। तो जो हिस्टोरियंस होते हैं वो पता लगाते हैं, सिम्टम्स देखते हैं, बनावट देखते हैं उस चीज़ की, उस बेसिस पे वो पता लगाते हैं कि उस ज़माने की चीज़ ये रही होगी। तो आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशन मतलब खुदाई आर इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ ग्रोथ ऑफ अर्ली इंडियन टाउन। इंडिया के पुराने टाउन्स अगर आपको स्टडी करना है तो आर्कियोलॉजी इसमें आपकी मदद करेगी। एविडेंसेस फॉर फोर्टिफिकेशन हैव बीन फाउंड इन सम ऑफ द सिटीज़। और जब खुदाई की गई, जब ये शहर निकले, तो पता चला कि इनमें फोर्टिफिकेशन होता था, यानी कि किलेबंदी होती थी। पूरे शहर के आसपास घेर के बड़ी बड़ी दीवारें बना दी जाती थी और उन्हीं दीवार के अंदर शहर बसता था, ठीक है, जिसको किला कहा जाता था। दीवारें मजबूत और ऊंची होती थी, तो कोई भी आर्मी या कोई भी आसानी से उसको पार नहीं कर पाता था। और किले के अंदर, फोर्ट के अंदर जनता या राजा सेफ रहते थे। सेवरल सिटीज़ हैव yielded rows of pot and ceramic rings arranged in stack। और बहुत से शहरों की जब खुदाई की गई, जो शहर खुदाई में निकले, उसमें बर्तन जो है कि पाए गए, मिट्टी के बर्तन पाए गए। उससे भी हमको बहुत सारी बातें पता चली। These were known as ring walls, have been usually found in within individual houses। और कुछ कुछ शहरों में छोटे छोटे कुएं मिले, वेल्स मिले, खोदने पे वो मिले। दे सीम टू हैव बीन यूज्ड फॉर टॉयलेट एंड ड्रेन्स। और उससे पता चला कि उन कुओं का यूज़ पानी के लिए किया जाता था, टॉयलेट के लिए किया जाता था, या ड्रेन पर्पज़ के लिए किया जाता था। जैसे नालियाँ होती थी ना, तो नालियों में से पानी बह करके कहीं जाता ही है, तो हो सकता है पानी बहा के लोग गड्ढे में जमा करते हों। बट सच एविडेंसेस आर फ्यू। लेकिन ऐसे सबूत कम कम मिले। मोस्टली द हाउसेज और प्लेसेस वेयर मेड ऑफ वुड। और अधिकतर जो उस टाइम में जो घर बनते थे वो लकड़ी के थे और ब्रिक्स यानी कि ईंटों के बने होते थे। और उनको जोड़ने के लिए, ईंटों को जोड़ने के लिए सीमेंट के जगह पे मिट्टी यूज़, कीचड़ या मिट्टी यूज़ की जाती थी, विच हैव पेरिस्ड विद टाइम। और इसीलिए वो जो घर थे जो मिट्टी से बने थे, ईंटों को मिट्टी से जोड़ा जाता था, ठीक है। सीमेंट का आविष्कार तो उस ज़माने में हुआ नहीं था, इसलिए वो टाइम के साथ जल्दी ही गिर गए या मिट्टी में ही वो मिल गए। कार्विंग ऑन द वॉल्स ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो एक तो सोर्स ये था भाई कि जब खुदाई हुई ज़मीन की, तो जो शहर निकले उनसे हमने उनको पढ़ा, देखा, सीखा, तो हमको ये जानकारियाँ मिली। दूसरा चीज़ क्या था कि दीवालों पे, ठीक है, पत्थरों पे लोग लिखते थे, खुदाई खोद खोद के छिन्नियाँ थोड़ी सी लिखते थे। अनदर काइंड ऑफ एविडेंस यूज्ड फॉर रिकंस्ट्रक्शन हिस्ट्री इज कार्विंग ऑन द वॉल्स। लोग क्या थे, दीवालों पे पेंटिंग बना देते थे, ठीक है। पत्थरों को काट काट के मंदिर बना देते, पत्थरों को काट काट के गुफा बनाते, उसमें वो चित्रकारी करते, पेंटिंग करते, गेटवेज बनाते, द्वार बनाते, पिलर्स, खंभे बनाते, रेलिंग ऑफ द ओल्ड मॉन्यूमेंट्स लाइक स्तूप्स, और स्तूप बनाते। तो ये सब चीज़ें जब बनाते, टेम्पल बनाते, गुफाएं बनाते, केव्स बनाते, तो उनमें जो पेंटिंग ये लोग करते, जो चित्रकारी करते, उससे भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग को जानने के लिए मिली। लिटरेचर। अच्छा, इसके अलावा तीसरा सोर्स क्या था पुरानी बातें जानने का, उस ज़माने की बातें जानने का? तो लिटरेचर था, यानी जो किताबों में जो लिखा गया, उस ज़माने में जो लोग लिखे किताबें, जैसे वी
we find several mentions of towns and rules of period of अष्टाध्यायी। तो पाणिनि नाम के एक संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान थे, ठीक है, जानकार थे। उन्होंने एक बुक लिखी थी अष्टाध्यायी, और ये ग्रामर की बुक है, संस्कृत ग्रामर की बुक है। तो उसमें उन्होंने उस ज़माने की बहुत सारी बातें लिखी हैं, राजाओं के बारे में लिखा है, वो डायनेस्टीज के बारे में लिखा है। द बुद्धिस्ट टेक्स्ट प्राइमरली एज त्रिपिटक, और भगवान बुद्ध के जीवन के विषय में जो त्रिपिटक लिखे गए, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, ठीक है, तो उनसे भी हमको भगवान बुद्ध के टाइम की बहुत सारी बातें जानने के लिए मिली। These are often set in an urban context which encourages their use of data or urbanization। तो उस ज़माने की बहुत सारी बातें उसमें लिखी गई और हमको जानने के लिए उस ज़माने की चीज़ें मिली। द लार्जेस्ट ऑफ द 3 पिटक्स सुत्त पिटक, इनमें सबसे बड़ा जो पिटक वो सुत्त पिटक है। इंक्लूड जातक कथा, और सुत्त पिटक में जातक स्टोरी है, यानी भगवान बुद्ध के पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं। भगवान बुद्ध की जो पुनर्जन्म की कहानियाँ हैं वो सुत्त पिटक में हैं। विच वन कैन ग्लिम्स द सिटी एंड विलेज लाइफ, और उन कथाओं में, उन स्टोरीज़ में सिटी और विलेज के बारे में काफ़ी कुछ बताया गया है, तो हमको वहाँ से जानकारियाँ मिलती हैं। आइए अगले पेज पे हम लोग बढ़, और इसके साथ साथ कुछ साउथ इंडिया में कुछ तमिल राइटर्स भी हैं जिन्होंने साउथ, ठीक है, साउथ इंडिया के बारे में लिखा है। उसी में एक संगम लिटरेचर आपका आता है। संगम का मतलब होता था सभा। राजा जब विद्वानों को बुलाते थे, कवि को, पोइट को बुलाते थे, लोग साथ बैठ करके चर्चा करते थे, डिस्कस करते थे, डिबेट करते थे, तो उसको संगम कहा जाता था। तो ये जो लिखा गया, जो पोइट्री उस ज़माने में लिखी गई, जो डिस्कस करके जो मैटर लिखा गया, ठीक है, क्योंकि वो संगम यानी कि सभा में लिखा गया, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, संगम लिटरेचर पड़ गया, ठीक है। तो संगम लिटरेचर से भी हमको साउथ इंडिया की तेलुगु लैंग्वेज में, तमिल लैंग्वेज में, मलयालम लैंग्वेज में बहुत सारी जानकारियाँ मिलती हैं। उसके बाद से अगला सोर्स आपका है कॉइन्स, सिक्के। अब आप कहेंगे सर सिक्के से कैसे जानकारी मिलती है पुराने समय की? तो सिक्कों पे कुछ लिखा जाता है, कुछ बनाया जाता है, कुछ चीज़ें चित्र बनाई जाती हैं। तो उस ज़माने के राजा लोग क्या हुआ करते थे, राजा अपना चित्र, अपनी 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 मूर्ति उस पर बनाते थे या उस पर कुछ लिखते थे, ठीक है। उससे हम लोग को मालूम पड़ता था कि ये कौन से टाइम का सिक्का है, किस राजा के बारे में सिक्का है और किस चीज़ का सिक्का है, गोल्ड का है कि सिल्वर का है कि तांबा का है कि किसका सिक्का है, ठीक है। तो सबसे पहले तो पंचमार्क कॉइन हुआ करता है, यानी कि उनको ठोक ठोक के पीट पीट के बनाया जाता था, तो उनको पंचमार्क कॉइन्स कहा जाता था। क्योंकि उस ज़माने में तो सिक्के बनाने का जो मिंट होता है, ठीक है, जो मशीनें होती हैं, जो मिंट होता है, उसका तो आपका आविष्कार हुआ नहीं था, तो लोग पीट पीट के ही बनाते थे सिक्के। बाद में सिल्वर के, कॉपर के, गोल्ड के भी सिक्के चलने लगे, और जो राजा उन सिक्कों को चलाता, तो राजा अपने बारे में उस पर जानकारी देता या कुछ चित्र बनवाता या कुछ भी चीज़ उस पर सिक्के पे बनवाता था, तो उससे हम लोग को अंदाज़ा मिलता था कि किस ज़माने के सिक्के हैं। उसके बाद से आपका है पीपुल इन टाउन्स एंड विलेजेस, लोग कैसे टाउन और विलेज में रहते थे उस ज़माने में। तो कह रहे हैं कि पाली टेक्स्ट, यानी कि भगवान बुद्ध के समय की जो किताबें हैं जो पाली लैंग्वेज में लिखी गई हैं, ठीक है, उनमें से बहुत से किताबों में गांव के रहन सहन के बारे में, विलेज के लोग कैसे रहते थे, ठीक है, कैसे नहीं रहते थे, ये सारी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं और काफ़ी जानकारियाँ दी गई हैं। बताया जाता था कि लोग कई कास्ट के हुआ करते थे, कई कम्युनिटीज़ हुआ करती थी, और एक ही गांव में लोग मिलजुल करके रहते थे। विलेज का जो हेड हुआ करता था उसको हेडमैन या ग्राम भोजक कहा जाता था या ग्रामीणी कहा जाता था। आज जो विलेज में जो हेड होता है उसको क्या कहते हैं, ग्राम प्रधान कहते हैं, प्रधान जी कहते हैं। उस ज़माने में ग्राम भोजक या ग्रामीणी कहा जाता था। और यही जो ग्रामीणी या ग्राम भोजक लोग हुआ करते थे वो पुलिसमैन का भी काम करते थे और जज का भी काम करते थे। सेकंड वेयर क्राफ्ट विलेजेस ऑफ सब अर्बन विलेजेस, दूसरे कैटेगरी के जो लोग हुआ करते थे वो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे,
यानी कलाकार यानी कि मजदूर लोग हुआ करते थे जो सामान बनाते थे, ठीक है। जो सामान बना, जैसे मान लीजिए कारपेंटर जो का था, लकड़ी का सामान बनाया बनाया करता था। और जो मूर्ति वह बनाता था उसको मूर्तिकार कहा जाता था, स्कल्पचर कहा जाता था। कपड़े जो बनाते थे उसको, वो भी आपके क्राफ्ट्समैन के अंतर्गत ही आएंगे। तो जो कपड़े बुनते थे, जो कपड़े बनाते थे रेशम के बाकी चीज़ों के, वो बनारस के आसपास जाके बस गए, वाराणसी सिटी के आसपास रहने लगे, क्योंकि वहाँ रेशम का कारोबार ज़्यादा होता था। दीज विलेजेस सर्व्ड एज मार्केट फॉर अदर विलेजेस। और जब इन विलेजेस में ये सब व्यापार के काम होते थे तो बाकी गांव के लोगों का भी भला हो जाता था। द थर्ड कैटेगरी वॉज बॉर्डर विलेजेस। तीसरी जो कैटेगरी थी वो बॉर्डर विलेज की थी। मर्ज्ड विद फॉरेस्ट एंड पीपल लिविंग विद मोस्टली हंटर्स एंड गैदर्स। ये जो विलेज होते थे ये जंगल के आसपास बसे रहते थे। तो इस यहाँ के जो लोग अपना ये हंटर्स होते थे, शिकारी होते थे, तो वो जाते थे जंगलों में, जड़ी बूटियाँ लाते थे, जानवरों का शिकार करते थे, उनका खाल मांस वगैरह बेचते थे, बाकी चीज़ों से पैसा अपने इकट्ठा करते थे। जनरली इन दिस विलेजेस द भोजक वॉज द बिगेस्ट लैंड ओनर। और इन गाँव में जो भोजक हुआ करता था, ठीक है, जो गांव का मुखिया जी यानी हेड जो हुआ करता था, तो उसके पास ज़्यादा ज़मीन होती थी, वो ज़्यादा धनी होता था। अदर रिच पीजेंट्स नोन एज गृहपतिस। और जो उस गांव में जो और जो किसान रहते थे, ठीक है, जो फार्मर्स रहते थे, उनको गृहपति कहा जाता था या गृहपति कहा जाता था। स्मॉलर पीजेंट्स वेर नोन एज कृषक। और जो छोटे किसान हुआ करते थे, जो छोटे फार्मर हुआ करते थे, छोटे फार्मर का मतलब जिनके पास ज़मीनें खेत कम होते थे, उनको कृषक कहा जाता था। द कल्टिवेटर्स, उसके बाद से कृषक कौन होते थे? जो खेत जोतते थे। देर ऑल्सो एग्जिस्टेड द लैंडलेस लेबरर्स। और कुछ ऐसे लोग भी हुआ करते थे विलेजेस में जिनके पास ना तो ज़मीन थी ना तो खेत था। ऐसे लोगों को दास कहा जाता था। ये लोग दूसरे के खेतों में काम करते थे, मजदूरी करते थे। इनको कर्मकार भी कहा जाता था, काम करने वाला या दास कहा जाता था। रिचर पीपल बिसाइड दीज देयर वेर ऑल्सो सम क्राफ्ट्समैन इन द विलेजेस लाइक। और कुछ क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, जैसे पॉटर यानी कि कुम्हार, ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार, वीवर्स यानी बुनकर, कारपेंटर मतलब बढ़ई, ठीक है, जो लकड़ी के सामान बनाते हैं। आर्ट एंड क्राफ्ट, ये नई हेडिंग है, इसको भी देख लेते हैं। दिस पीरियड 700 टू 200 BCE, 700 से लेके 200 BCE तक, ठीक है। यानी आज के अगर 200 BCE कहा जाएगा, BCE का मतलब बिफोर क्राइस्ट एरा, यानी कि ईसा मसीह के जन्म के 200 ईयर्स पहले की बात है। तो ईसा मसीह के जन्म को अगर हम जीरो मानते हैं तो 2025 चल रहा है, 2025 में 200 जोड़ दीजिए, ऐड कर दीजिए, तो 2700 ईयर्स पहले की बात बता रही है। नॉर्दर्न ब्लैक पॉलिशवेयर, उस ज़माने में जो बर्तन वो लोग यूज़ करते थे खाना बनाने के लिए, लोग विलेज वाले लोग या और भी लोग, तो उसको क्या कहते थे? वो मिट्टी के हुआ करते थे, ठीक है। इट वॉज़ वेरी ग्लॉसी, वो चमकदार होते थे, उनको शाइन कराया जाता था, उस पर पेंटिंग वगैरह भी की जाती थी। नॉर्थ इंडिया में ऐसे बर्तन मिले हैं। दिस पॉटरी सजेस्टेड दैट इट वॉज यूज बाई रिचर क्लासेस, ठीक है। तो उसके कलाकारी से या उस पर जो चित्र बनाए गए उससे पता चलता था कि ये धनी लोग इस बर्तन का इस्तेमाल करते होंगे। टाउन्स वगैरह में भी कई सारे बर्तन मिले, कई प्रकार के बर्तन मिले। और जो किताबों में जो लिखा गया इनके बारे में, तो उसमें लोहार लोग थे, पेंटर लोग थे, कारपेंटर लोग थे, चमड़े का काम लेदर वर्कर्स थे, आइवरी वर्कर, हाथी के दांत से जो चीज़ें बनाई जाती थी, हाथी के दांत की जो आभूषण, जो गहने बनाए जाते थे, वो बनाने वाले लोग भी थे। दिस गिल्ड्स एक्टेड एज ट्रेनिंग सेंटर्स एंड बैंक्स ऑफ पीपल।
तो ये लोग लोगों के लिए और राजा के लिए काम करते थे, ऑर्डर पे चीज़ें बनाया करते थे और बेचा करते थे। दे ऑल्सो प्रोड्यूस रॉ मटेरियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूटेड एंड फिनिश्ड प्रोडक्ट्स। तो ये रॉ मटेरियल यानी कि कच्चा माल भी देते थे बनाने के लिए, और बना बनाया प्रोडक्ट भी ये लोग सप्लाई करवाते थे। रिमेंबर द टाउन्स वेयर ऑल्सो सीट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव, हैंस द एडमिनिस्ट्रेटर्स ऑल्सो फॉर्म्ड अ पार्ट ऑफ पॉपुलेशन। तो चूँकि बाकी राजा हो, चाहे मिनिस्टर हो, चाहे आर्मी हो, चाहे कोई हो, जब ये सिटी में रहते थे या विलेज में रहते थे, कहीं भी रहते थे, तो ये एक दूसरे से कनेक्ट रहते थे। ठीक है, जो जितने भी जैसे पॉटर थे या आपके मूर्ति बनाने वाले थे, ठीक है, जो भी थे, ये राजा जब ऑर्डर देते थे तो वो बनाते थे। ठीक है, तो सबका फ़ायदा सबसे था और सबका नुकसान भी सबसे था। यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। उम्मीद है कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है और आप लोगों ने अच्छे से समझा है। कहीं कोई अगर समस्या हो, दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट करिएगा, और कमेंट करिएगा तो ये ज़रूर बताइएगा कि कौन से सिटी से आप, कौन से शहर से आप मुझे देख रहे हैं। ठीक है, बहुत जल्द मैं एक ऐसी वीडियो लाऊंगा जिसमें इन सभी हिस्ट्री के चैप्टर्स की एक वीडियो में मैं आपको एक्सरसाइजेज और क्वेश्चन आंसर भी मैं आपको दे दूंगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो को आप शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।